हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देख रहे थे जो क्रॉनिक पेनी मॉडल अपन देख चुके हैं, ब्लॉच थ्योरम देख चुके हैं। तो अब उसी से रिलेटेड जो अपना टॉपिक आ रहा है वो है ब्लॉच इलेक्ट्रॉन का वेग, या फिर अपन बोलते हैं ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। तो सबसे पहले तो ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझना जरूरी है। क्या होता है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, किसने कंसेप्ट दिया था? तो जैसे ही अपन ने ब्लॉच थ्योरम दी थी, वो किसने दी थी? आपकी ब्लॉच नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो वैसे ही सेम ये कंसेप्ट है क्या, ब्लॉच थ्योरम का। तो ये भी किसने दी थी? अपने पास ब्लॉच थ्योरम ने दी थी। यानी ब्लॉच जिसने थ्योरम दी थी वही क्या है, आपका ब्लॉच का कंसेप्ट है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ब्लॉच था वो क्या था, आपके पास कोई वैज्ञानिक हुआ था जिसने क्या दी थी, अपन को एक ब्लॉच नाम से थ्योरम दी थी। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? यदि आपने ग्रुप वेलोसिटी पढ़ी हो, एक तो आपके पास v होता है, क्या होता है, नॉर्मल वेलोसिटी होती है। एक ग्रुप वेलोसिटी होती है जिसे बोलते हैं अपन समूह वेग। तो क्रिस्टल में जो वेलोसिटी डिफाइन होती है वो कौन सी होती है? समूह वेग की जो वेलोसिटी होती है वही डिफाइन होती है। तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो क्या होगा, आपका ग्रुप वेलोसिटी। और वी जी जहाँ पर क्या है, समूह वेग। वी जी क्या है, आपका समूह वेग। ये आप जानते हो पहले से, क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। अब मैं इसकी बात करता हूँ, वी इज इक्वल टू वी जी हो गया। अब मैं बात करूँ किसकी, कि आप जानते हो कि जो वी जी होता है वो क्या होता है आपके पास, डी ओमेगा अपॉन में डी के होता है, यही होता है। यदि मैं इसकी जगह ये रख दूँ, ये समीकरण नंबर क्या है 1, यदि इसकी वेलोसिटी में ये रख दूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका डी ओमेगा बाय डी के। क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी के। अब क्या करें, अब अपन जानते हैं कि v इज इक्वल टू तो क्या आ गया आपका डी ओमेगा बाय डी के। अब अपन को निकालने क्या, इसकी वेलोसिटी का टर्म निकालनी है। तो देखो वेलोसिटी की कई बार टर्म सिद्ध करने के में भी पूछ सकता है वो, और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो ये आप क्या v डी ओमेगा अपॉन में डी के। अब आप जानते हो कि जो क्रिस्टल का मोमेंटम होता है, क्या होता है आपके पास, क्रिस्टल का मोमेंटम होता है। तो वो, या फिर आप कह सकते हो क्रिस्टल की ऊर्जा जो अपन ने निकाली थी, क्रिस्टल मोमेंटम में ऊर्जा और मोमेंटम दोनों निकाले थे। तो क्रिस्टल की ऊर्जा की बात करें, किसकी, क्रिस्टल की ऊर्जा की, तो ये क्या होता है आपके पास E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, यही होता है। यदि इसका मैं क्या करूं, K के रेस्पेक्ट में क्या करूं, अवकलन करूं, K के सापेक्ष क्या करना है आपको, डिफरेंशियल करना है। K के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी ई अपॉन में डी के इज इक्वल टू क्या होगा, एच कट तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन में डी के। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 ये हो जाएगा। इससे मैं डी ओमेगा बाय डी के को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एच, ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एच डी ई अपॉन में डी के इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी के, लिख सकता हूँ ऐसे। अब क्या ये वाले किसके बराबर है, हम जानते हैं कि जो डी ओमेगा बाय डी के है वो किसके बराबर है, वी के बराबर। अब यदि मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्या होता है संचरण नियतांक, यानी जो वेव प्रोपिगेशन होता है, संचरण नियतांक के, क्या संचरण नियतांक के से, या के की परिभाषा से, संचरण नियतांक के की परिभाषा से। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डी ओमेगा बाई डी की है, ये किसके बराबर है आपका, वी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन में डी के। तो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन में एच कट डी ई अपॉन में डी के आएगी। किसमें, किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड में। संचरण नियतांक की बात करता हूँ, ये क्या होता है आपका के वेक्टर इज इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस का के जेड के कैप, के जेड के कैप, ठीक है। ये होगा के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के कैप। यदि जब ये संचरण नियतांक अपन को 3D डायरेक्शन में ले रहे, आई जे के तीनों में ले रहे, तो यदि वेलोसिटी को भी, यदि संचरण नियतांक आई जे के में है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी तभी तो संचरण नियतांक होगा। यानी कोई भी वेव होगी वो क्या कर रही है, तीनों में प्रोपिगेट कर रही है। इसका मतलब वही हुआ कि वो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप, लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो, मैं यदि वैल्यू लिखना चाहूँ वी एक्स वी वाई और वी जेड की, तो वैल्यू लिख सकते हो आप। क्या क्या आएगा, देखो वी क्या आएगा आपके पास, यदि मैं वी एक्स की बात करूँ, ये वी एक्स यहाँ से लिखूंगा मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एच कट, फिर क्या आ जाएगा डी ई अपॉन में डी के एक्स, यही आएगा। ऐसे ही वी वाई क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के वाई। ऐसे ही आपका वी जेड क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन में डी के जेड, ये आएगा। अब क्या करूँ मैं, इन तीनों की वेलोसिटी इसमें रख दूँ, तो वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या आएगा, देखो वी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एच कट
डी ई अपॉन डी के एक्स, और क्या आएगा आई कैप प्लस 1 अपॉन एच कट डी अपॉन डी वाई, सॉरी डी के वाई, और ये क्या आएगा जे कैप प्लस का 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन में डी के जेड, और यहाँ पे क्या आएगा आपका के कैप, यही आएगा आपके पास। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, देखो 1 बाई एच कट कॉमन आ रहा है, 1 बाई एच कट कॉमन ले लिया, और इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप लिख सकता हूँ, मतलब ये इस तरीके से, सॉरी के एक्स क्या आएगा यहाँ के वाई, और यहाँ पे क्या आएगा के जेड, क्या आ रही है ये एक डेल वाली टर्म आ रही है, और यहाँ पे बाहर क्या कॉमन आ जाएगा आपका ई, तो ये क्या आ जाएगा आपका किसके इक्वल चल रहा है वी के इक्वल, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एच कट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेल के, और डॉट का लिख सकता हूँ ई, क्या लिख सकता हूँ ई, तो ये आपका क्या आ जाएगा वेलोसिटी वाली टर्म आ जाएगी। तो यही आपकी क्या करती है, जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग कहलाता है, 3D की फॉर्म में बात करें तो ये कहलाता है, 1D की फॉर्म में बात करें तो ये कहलाता है। सेम है 1 बाई एच कट है, डेल के और डेल डॉट ई है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। तो लिखिए पहले इसमें 2 लाइन लिख दीजिए, फिर अपन इसका ये कंप्लीट लिखना। लिखिए इसमें कि ब्लॉच वैज्ञानिक के अनुसार, ब्लॉच वैज्ञानिक के अनुसार, ब्लॉच वैज्ञानिक के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित समूह वेग, ब्लॉच वैज्ञानिक के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित समूह वेग, ब्लॉच वैज्ञानिक के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित समूह वेग ब्लॉच इलेक्ट्रॉन का वेग कहलाता है, ब्लॉच इलेक्ट्रॉन का वेग कहलाता है, ब्लॉच इलेक्ट्रॉन का वेग कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा लिख लो, जो एक साइड का लिखा हुआ ये कंप्लीट लिख लो, मतलब यहाँ तक कंप्लीट लिख लो आप, यहाँ तक लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख दिया। इसके आगे लिखो, इस समीकरण के आगे, कि यह समीकरण ऊर्जा के रूप में, यह समीकरण ऊर्जा के रूप में, यह समीकरण ऊर्जा के रूप में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को परिभाषित करता है। यह समीकरण ऊर्जा के रूप में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को परिभाषित करता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को परिभाषित करता है, या ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को व्यक्त करता है। फिर लिख लेना संचरण सदिश की परिभाषा से, संचरण सदिश की परिभाषा से, या संचरण नियतांक संचरण सदिश की परिभाषा से, और इसके आगे ये लिख लो कंप्लीट। ये लिख लो संचरण सदिश की परिभाषा से V टोटल। ये डेल के क्या व्यक्त कर रहा है, अवकलज संकारक है, किसके रूप में, के के रूप में। के के रूप में क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो रहा है वो किसमें, के एक्स के रेस्पेक्ट में, के वाई और के जेड के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अवकलज संकारक किसका, डेल के का, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगाया है, के लगाया है। लास्ट में लिख लो कि जहाँ पर डेल के संचरण सदिश का, जहाँ पर डेल के संचरण सदिश का अवकलन संकारक है,
जहाँ पर डेल के संचरण सदिश का अवकलन संकारक है, जहाँ पर डेल के संचरण सदिश का अवकलन संकारक है, यह समीकरण अवकलन संकारक के रूप में, यह समीकरण अवकलन संकारक के रूप में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को परिभाषित करता है। यह समीकरण अवकलन संकारक के रूप में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को परिभाषित करता है। तो ये क्या हो गया आपका जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग था। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग निकालिए, या फिर वो डायरेक्ट ब्लॉक ना बोल के ऐसा भी बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि v = 1/h डेल के डॉट ई, या फिर उसको ऐसा भी बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि जो कोई ब्लॉक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो अवकलन संकारक या एनर्जी के रूप में उसको सिद्ध कीजिए या एनर्जी के रूप में लिखिए। तो ये क्या है आपका एनर्जी रूप ही कहलाता है, क्योंकि इसके साथ में क्या आ रहा है ई आ रहा है, और ई आपकी क्या है यहाँ पे एक तरह से एनर्जी तो है। देखो क्रिस्टल की ऊर्जा यहाँ क्या लिखी हुई है, ई = h/ω, ये अपन ने पहले निकाली थी, इसका मोमेंटम निकाला था, तो वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके आगे एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, तो वो करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी अपन इसके साथ ही ले लेते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने है कि दूसरा क्वेश्चन है कि क्वांटम यांत्रिकी गुणधर्म का उपयोग करते हुए ठोस क्रिस्टल में संवेग को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं कि जो भी ठोस में जो क्रिस्टल में संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा दो प्रकार, कि कोई भी ठोस का यदि क्रिस्टल मानते हो तो उसमें एक तो होता है उसका कोई भी वास्तविक संवेग या रियल मोमेंटम, दूसरा होता है उसका जो एक एक्स्ट्रा संवेग जो होता है, जो टर्म है आपके पास h कट के, जिसे बोलते हैं अपन क्रिस्टल संवेग, क्रिस्टल मोमेंटम। तो किसी भी ठोस की बात, अपन ठोस यानी सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में क्या होगा, एक तो उसका रियल मोमेंटम होगा और उसके साथ उसका क्या होगा, क्रिस्टल मोमेंटम होगा। और क्रिस्टल मोमेंटम आप जानते हो कितना होता है, h कट के होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो इसमें जो p होता है वो क्या, दो वेगों से, दो मोमेंटम से मिलकर बना होता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो समझने के लिए देखो इसमें क्वांटम यांत्रिकी गुणधर्म का उपयोग करते हुए, क्वांटम यांत्रिकी गुणधर्म का उपयोग करना है। क्यों, क्योंकि इसमें एवरेज वैल्यू से अपन स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसने बोला है, क्या बोला है कि क्वांटम यांत्रिकी गुणधर्म का उपयोग करते हुए ठोस क्रिस्टल में संवेग को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब ये परिभाषित किया जाता है, ये आप कैसे भी लिख सकते हो, या तो प्रूफ करने में पूछे, चाहे क्वेश्चन रूप में पूछे, चाहे थ्योरम रूप में पूछे, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले क्या जानते हो आप, प्रत्याशा मान निकालना जानते हो, एवरेज वैल्यू निकालना जानते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपने निकाली है। तो देखो प्रत्याशा मान निकालता हूँ मैं किसका, संवेग का। तो संवेग का प्रत्याशा मान क्या आ जाएगा आपके पास, पी एवरेज = इसको ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन साई स्टार पी कैप साई dx, और ओपन में क्या आ जाता है, साई स्टार साई dx। प्रत्याशा मान को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, बताया था मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में। यदि मैं प्रसामान्यीकृत गुणधर्म काम में ले लूँ, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन काम में ले लूँ, तो आप जानते हो कि जब कोई फलन प्रसामान्यीकृत होता है, इसका मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू ये क्या हो जाती है, इसकी 1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो P ऐसे का ऐसे रख दिया, नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 1, तो आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म बची। और मोमेंटम ऑपरेटर आप जानते हो कि मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, -i/h डेल बाय डेल एक्स होती है। कितनी होती है, -i/h बाय डेल एक्स। तो यहाँ तक तो आप क्वांटम में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे आपको काम में लेना है नेक्स्ट जो ब्लॉच थ्योरम पढ़ाता है या ब्लॉच प्रमेय पढ़ी थी। ब्लॉच प्रमेय क्या बताती है कि किसी भी क्रिस्टल में कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर जो तरंग फलन है वो बताती है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, तरंग फलन ब्लॉच प्रमेय के अनुसार अपन ने यही निकाला था, साई के यू के ई की पावर आइटा के एक्स। 1D की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपन, साई के यू के ई की पावर आइटा के एक्स। यदि 3D की बात करते तो क्या आता है, यू के आई ई की पावर आइटा के आर आता। तो यहाँ पे देखो 1D की बात कर रहे हैं। अब यदि मैं इसका कॉम्प्लेक्स लिखूँ तो क्या हो जाएगा, यू के का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये यू के का कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ई की पावर आइटा के एक्स था उसको मैंने क्या लिख दिया, ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। ठीक है, तो ये पी एवरेज। अब मैं यहाँ पे जो पी एवरेज बार बार लिख रहा था उसकी जो पी एवरेज में लिखकर क्या ले रहा हूँ, एक तरह से मोमेंटम निकालना चाह रहा हूँ। तो मोमेंटम के लिए मैं एक केवल पी काम में ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये पी का मतलब वही हुआ है, एक तो अपन कहते हैं कि एवरेज, यानी दो संवेग आ रहे हैं, दोनों संवेग का क्या लिया मैंने, एवरेज ले लिया। ठीक है, तो वो उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो उसको शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए क्या लिख दिया मैंने, पी लिख दिया। तो P = क्या हो जाएगा, देखो अब ये वैल्यू है, ये मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण 1 में। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, समीकरण 1 में। तो देखो आपके पास जो साई स्टार था, क्या था आपके पास, साई स्टार की जगह क्या आ गया, यू के स्टार ई की पावर माइनस आइटा के एक्स आ गया। यहाँ पे बीच में क्या था, पी एक्स की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। तो ये लिख दिया मैंने, माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ऐसे ही आपके पास यू के कितना होता है, यू साई के जानते हो आप, ये क्या है यहाँ पे देखो साई के है, ये साई है। तो साई कितना हो जाएगा आपके पास, यू के ई की पावर आइटा के एक्स। तो ये हो जाएगा यू के ई की पावर आइटा के एक्स, और साथ में क्या आएगा डी एक्स।
यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट में बाहर ले लूँ, माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लिया, क्या बचा यू के, ये ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये डेल बाय डेल एक्स है, ये पहले इस पर ऑपरेट करेगा, इस पर ऑपरेट करेगा मतलब इसका अवकलन करेगा। अवकलन देखो कैसे करेगा, यू के भी है और ई की पावर आयोटा की एक्स दो टर्म है, इसका मतलब यू भी से करेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म में क्या किया मैंने, ई की पावर आयोटा का अवकलन किया तो आयोटा के आगे आ गया, यू के ऐसे का ऐसे रख दिया और ई की पावर आयोटा की एक्स, इस टर्म का क्या किया मैंने, अवकलन कर दिया। प्लस में क्या करूंगा, प्लस कर दिया। अब मैं ई की पावर आयोटा की एक्स ऐसे का ऐसे रख दिया, यू के का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और ये क्या हो गया, तो ये डी बाई डी एक्स का मैंने दो टर्म में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया यू वी से। अब मैं क्या करता हूँ, आपके जो माइनस आयोटा एच कट था इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई में लेता हूँ। तो देखो यहाँ से जो माइनस आयोटा एच कट है, ये माइनस आयोटा एच कट ले लिया मैंने इसके साथ, जो सेकंड वाली टर्म है इसके साथ ले लिया। तो देखो माइनस आयोटा एच कट, तो ये माइनस आयोटा एच कट आ गया, यू के स्टार कंप्लीट था, यू के स्टार लिख दिया। अब देखो ई की पावर आयोटा माइनस के एक्स, ई की पावर आयोटा प्लस के एक्स, यानी ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई करेगी तो क्या होगा, ये तो हट जाएगी। फिर क्या रहेगा आपके पास, डेल यू के अपॉन में डेल एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा, इसका यदि इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो यहाँ पे आयोटा, ये माइनस बीच में आ गया, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, एच कट का के होगा तो एच कट के, तो ये तीनों टर्म आ गई आपके पास। यू के था, यू के स्टार था, यू के था, यू के स्टार था, ई की पावर आयोटा की एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा की एक्स, हट के क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आयोटा एच कट बाहर ले लिया, आयोटा एच कट बाहर ले लिया, ये क्या रहेगा आपके पास, यू के और यू के रह गया, डी यू के अपन में डी एक्स, तो ये रह गया सेम टर्म, केवल आयोटा एच कट बाहर आया। यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या देता अपन को, -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका एच कट के, तो ये हो जाएगा आपका यू के और यू के स्टार और डी एक्स। अब मैं इसमें प्रसामान्यीकृत गुणधर्म लगाता हूँ, तो प्रसामान्यीकृत गुणधर्म तो क्या कहता है, नॉर्मलाइज जो गुणधर्म कहता है वो ये कहता है कि यू के स्टार इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। तो देखो इसमें ये प्रसामान्यीकृत गुणधर्म लगाता हूँ मैं इस वाली टर्म में, किस टर्म में, इस टर्म में। यू के क्या आ गया आपका, इंटेक बार आ गया, ये आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स के साथ में लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया। साथ में क्या था, केवल यू के बचा, अब डेल बाय डेल एक्स तो इसके साथ आ गया, तो क्या बचा, यू के, और ये क्या आ गया, डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्लस का एच कट के, तो प्लस का एच कट के तो आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये वाली टर्म कहाँ गई, यू के और यू के स्टार डी एक्स, तो यू के का आपका क्या था बताओ, संचरण सदिश से रिलेटेड था, तो ये एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कांस्टेंट को यहाँ पे टर्म ऐड नहीं किया, क्योंकि अपन किसकी बात करें, केवल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम के लिए केवल जो मोमेंटम की टर्म आ रही है अपन को वही ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस टर्म को मैंने इग्नोर करके क्या लिख दिया, एच कट के, तो ये क्या आ गई, ये जो वैल्यू होती है वो किसके होती है, पी म्यू लिख दिया। तो ये क्या हो गया, पी म्यू किसके बराबर हो गई, जो एवरेज वैल्यू थी आपकी इस पी म्यू के, ये जो एवरेज वैल्यू थी ये क्या हो गई, पी म्यू हो गई। तो ये तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका पी म्यू प्लस एच कट के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि किसी भी ठोस में जो संवेग होता है वो दो प्रकार से परिभाषित होता है, एक तो उसका वास्तविक संवेग होता है, दूसरा उसका क्रिस्टल संवेग होता है। दोनों का क्या होता है, ऐड होता है जब आपका किसी भी ठोस में क्या होता है, मोमेंटम डिफाइन होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको थ्योरम में पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, प्रूफ करने में भी पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि किसी ठोस में क्रिस्टल का संवेग उसके वास्तविक संवेग और उस क्रिस्टल संवेग के ऐड के बराबर होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड है कि कैसे पूछेगा, बाकी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन लिख दीजिए, या जैसे भी लिखो आप, क्वेश्चन लिखो, प्रॉपर्टी लिखो, थ्योरम कुछ भी बना के लिख दो कि क्वांटम यांत्रिकी गुणधर्म का उपयोग करते हुए ठोस क्रिस्टल में संवेग दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, संवेग को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। फिर लिखिए हम जानते हैं कि ठोस क्रिस्टल क्वांटम यांत्रिकी की अवस्था से परिभाषित किया जाता है। हम जानते हैं कि ठोस क्रिस्टल क्वांटम यांत्रिकी की अवस्था से परिभाषित किया जाता है। हम जानते हैं कि ठोस क्रिस्टल क्वांटम यांत्रिकी की अवस्था से परिभाषित किया जाता है और प्रत्याशा मान की परिभाषा से यहाँ तक आप लिखिए, समीकरण नंबर 1 तक, यहाँ तक लिखिए।
समीकरण 1 तक लिखिए। इसके बाद लिखिए समीकरण एक संवेग के प्रत्याशा मान को व्यक्त करता है। समीकरण एक संवेग के प्रत्याशा मान को व्यक्त करता है जो कि क्वांटम यांत्रिकी का गुणधर्म है। समीकरण एक संवेग के प्रत्याशा मान को व्यक्त करता है जो कि क्वांटम यांत्रिकी का गुणधर्म है, जो कि क्वांटम यांत्रिकी का गुणधर्म है। और यह संवेगी ठोस क्रिस्टल के लिए परिभाषित होता है। और यह संवेगी ठोस क्रिस्टल के लिए परिभाषित होता है। अब इसको यहाँ से लेकर कंप्लीट आप लिख दीजिए एंड तक, यहाँ तक लिखो। थोड़ा बस लिखने की स्पीड रखना। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, कुछ क्रिस्टल मोमेंटम की बात हो रही थी आपकी 1-2 दिन से, तो ब्लॉच थ्योरम आ गई, क्रॉनिक पेनी मॉडल आ गया, तो ये सब उसी से रिलेटेड था। अब इसके बाद आपका एक नया टॉपिक आएगा जो है इफेक्टिव मास, जिसे बोलते हैं अपन प्रभावी द्रव्यमान। तो उसकी बात करेंगे अपन इससे नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्या हो गया आपका क्रिस्टल मोमेंटम का वास्तविक, लास्ट में लिख लेना अतः स्पष्ट है कि, इसके बाद लिख लेना लास्ट में अतः स्पष्ट है कि ठोस क्रिस्टल का संवेग वास्तविक संवेग तथा क्रिस्टल संवेग के, ठोस क्रिस्टल का संवेग वास्तविक संवेग तथा क्रिस्टल संवेग के योग के बराबर होता है। ठोस क्रिस्टल का संवेग वास्तविक संवेग के और तथा क्रिस्टल संवेग के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया ये दोनों क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इफेक्टिव मार्क्स के साथ, जो आपका अच्छा सा इंटरेस्टेड टॉपिक है उसकी से बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।